गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो कि पार्ट नंबर हमारे पास बनता है लेसन नंबर 6 का कार्य, ऊर्जा और शक्ति। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम ऊर्जा के प्रकार और गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा को स्पेशल केस के रूप में आज हम लेंगे। फिर इसके बाद अपना लास्ट टॉपिक होगा कार्य ऊर्जा प्रमेय, जो कि अपनी इस वीडियो का लास्ट पॉइंट बनेगा और उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, महत्वपूर्ण सवाल होंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम आज हमारे फर्स्ट टॉपिक में पढ़ लेते हैं ऊर्जा। ऊर्जा क्या है, ऊर्जा किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, इन सब बातों को आज हम हमारी इस वीडियो में देखेंगे, सुनेंगे और लिखेंगे। ठीक है। सबसे पहले ऊर्जा क्या है। देखिए, ऊर्जा अपने पास कहते हैं किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता। वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। देखिए मैं परिभाषा लिखता हूं इसकी, वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो ऊर्जा आपके पास है यह कार्य के समतुल्य ही राशि होती है, कार्य की भांति ही होती है। ठीक है ना। जिस प्रकार अपने पास कार्य किया जाता है उसी प्रकार से ऊर्जा संपादित होती है। मतलब कि आप कह सकते हो कि कार्य का ऊर्जा में और ऊर्जा का कार्य में परस्पर रूपांतरण प्रक्रिया होती है। जिस तरह से कार्य का मात्रक जूल होता है उसी प्रकार से ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। कार्य जिस प्रकार से एक अदिश राशि होती है उसी प्रकार से ऊर्जा भी एक अदिश राशि होती है। स्टूडेंट्स, कई बार जब हम आपसे पूछते हैं कि बताओ ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो ऊर्जा का फॉर्मूला हर प्रक्रिया में अलग अलग बनता है। जैसे हम यांत्रिकी में कहें तो कार्य ही ऊर्जा का रूप ले लेता है, जिसे हम कहते हैं W बराबर बल इंटू विस्थापन के रूप में। विद्युत ऊर्जा के रूप में अपन बात करते हैं तो विद्युत ऊर्जा के रूप में अपने पास कार्य का फॉर्मूला बनता है VIT। V होता है विभव, I धारा, T समय। तो उसी प्रकार से ऊर्जा का फॉर्मूला भी बनेगा VIT। मतलब मेरे कहने का अर्थ क्या है, मेरे कहने का अर्थ ये बनता है कि ऊर्जा और कार्य दोनों का मापन एक ही बनता है, एक ही प्रकार से होता है, केवल उसको पढ़ने का तरीका आपका अलग अलग हो जाता है, फॉर्मूला एक ही रहता है आपके पास। ठीक है ना। ऊर्जा की विमा अपन कहें तो जिस तरह से बल की विमा बनती है उसी तरह से ऊर्जा की विमा होती है। हमारे पास यदि अपन इसकी विमा की बात करते हैं तो विमा अपने पास होगी इसकी M1 L2 T-2 और मात्रक भी मैं लिख देता हूं। मात्रक आपको यहां पर जूल उपयोग में लेना होता है, ठीक है, जिसको जे के द्वारा दर्शाया जाता है। इसके अलावा CGS पद्धति में आप इसको अर्ग के रूप में ले सकते हो। विद्युत ऊर्जा में आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में ले सकते हैं और व्यवसायिक मात्रक के रूप में आप किलो वाट हावर का भी उपयोग कर सकते हो, जिसे हम एक यूनिट कहते हैं। चलिए अब अपन देखते हैं ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। ऊर्जा के प्रकार, देखिए ऊर्जा के विभिन्न प्रकार है। आप चाहे जितने प्रकार से नाम ऊर्जा के याद रख सकते हैं, लेकिन अपन यहाँ पर ज्यादा डिटेल्स भी नहीं और संक्षेप भी नहीं, मतलब एक मीडियम पैटर्न के रूप में अपन इस चीज को नोट करेंगे। क्योंकि देखो आपको केवल ऊर्जा का प्रकार याद रखना है और जनरली आप हर चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे ही उसका नाम आएगा आप आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे अपने पास ऊर्जा के रूप में फर्स्ट पॉइंट अपन लेते हैं यांत्रिक ऊर्जा। नंबर 1 अपने पास है यांत्रिक ऊर्जा। अब यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, किसे कहते हैं, आप भली बात ही जानते हो। यांत्रिक ऊर्जा से तात्पर्य है वस्तु में ऊर्जा जो वस्तु की गति के कारण उत्पन्न होती है। वस्तु में जो ऊर्जा बनेगी वह वस्तु की गति के कारण या बल के प्रभाव में या उसकी अवस्था में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, वह उस वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है।
जैसे एग्जांपल सुनो, हर एक वस्तु का आपको यहाँ पर हर एक पॉइंट का आपको एक एग्जांपल मिलेगा जिससे आप उसको आसानी से याद रख सकते हो। जैसे आपने किसी वस्तु को बल दिया, मतलब किसी वस्तु को सरकाया, तो सरकाने पर आपके द्वारा कार्य संपन्न हुआ। कार्य किस प्रकार संपन्न हुआ कि वस्तु यहां से उठकर यहां आ गई। तो इस प्रक्रिया में जितना कार्य हुआ उतना ही ऊर्जा बनी, उतना ही ऊर्जा का क्षय होना ये काउंट किया जाता है। तो हम ये कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा क्या है? वस्तु की गति या वस्तु पर लगने वाले बल या वस्तु की अवस्था परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। बोर्ड पे मैं लिखता हूं, वस्तु की गति, वस्तु की गति, स्थिति, बल द्वारा या वस्तु की अवस्था अभिविन्यास में इसको कहा जाता है, अवस्था परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। ठीक है। नंबर 2 आपके पास, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं, एग्जांपल के रूप में और भी आप मैं कह सकता हूं, जैसे कोई कार है, कार की ऊर्जा, गतिशील कार, जो कार गतिमान हो रही है, सड़क पे चल रही है, उसकी ऊर्जा को भी आप यहाँ यांत्रिक ऊर्जा कह सकते हो। आपने छत पे कोई पानी की टंकी है, उसमें पानी भरा हुआ है, क्योंकि आपने पानी नीचे से ऊपर की ओर भेजा, तो ये भी एक उसकी ऊर्जा बनी। ये सब आपके पास क्या है? यांत्रिक ऊर्जा के उदाहरण बनते हैं। ऐसे ही अपने पास नेक्स्ट ऊर्जा बनती है आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा सामान्यतया ये जो ऊर्जा बनती है यह आपके पास कणों के मध्य, जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थ के कणों के मध्य ऊर्जा बनती है। ठीक है ना, पदार्थ के कणों के मध्य जो ऊर्जा बनती है हम उसको यहाँ आंतरिक कणों के रूप में लेते हैं, जिसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि किसी वस्तु में ताप या अंतर आणविक बलों के कारण, ताप या अंतर आणविक बलों के कारण संचित ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा कहा है। आंतरिक, अंदर वाली ऊर्जा। देखो एक बात सुनो, आप रेत उठाओ मुट्ठी भर के और उसको बिल्कुल टाइट बंद कर दो, ठीक है, एक गोल पिंड बनता है। पिंड है क्या? वो कि वो रेत के छोटे छोटे कण एकत्रित हुए और कंबाइंड होकर एक गोलाकार पिंड का निर्माण किया। जैसे पत्थर होता है, पत्थर को यदि हम लगातार बार बार बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ते चले जाएं तो वो छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाता है। लेकिन जब उन छोटे छोटे कणों को आपने मिलाया बहुत प्रबल करके, ठीक है ना, प्रबल करके आपने मिलाया, एकत्रित किया, तो वो एक बड़ा आकार रूप ले लेता है। तो ये क्या है? छोटे कणों के मध्य जो बल बना, जिसने उस एक दृढ़ पिंड का निर्माण किया, वह आपके पास बल बनता है आंतरिक बल की उपस्थिति में। और ऐसे कणों की जो ऊर्जा होती है उसे हम आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। ये ऊर्जा स्टूडेंट्स ताप से प्रभावित होती है। देखो किसी भी पदार्थ को, जैसे बर्फ है, बहुत शानदार एग्जांपल है आपके पास बर्फ, ठीक है ना। बर्फ में क्या होते हैं? पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, H2O जिसको अपन कहते हैं। ये अन्य कण होते हैं, काफी सारे कण होते हैं, इनको आप कलेक्ट करते हो, फ्रिज में आपने इसको जमाया और एक ठोस अवस्था के रूप में क्या बना? बर्फ बना, ठीक है। लेकिन इस बर्फ को आपने किसी ताप पर गर्म किया तो ये पिघलता है। कारण क्या होता है कि जो अंतर आणविक कण होते हैं उन कणों के मध्य लगने वाला बल, उनके बीच की जो दूरी होती है बढ़ती है। दूरी बढ़ने के कारण वो बर्फ पिघलती है और वह द्रव अवस्था में आ जाती है। मतलब कि आप हमेशा याद रखिए कि जो भी कण होता है वो ताप से प्रभावित होता है। ताप से प्रभावित होने का कारण होता है कि अंतर आणविक कणों के मध्य की दूरी प्रभावित होती है, दूरी बढ़ती है, जिससे वो पदार्थ अपनी अवस्था को परिवर्तन करता है। ठोस से द्रव या द्रव से गैस अवस्था में वह परिवर्तित होता है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं बनती है, आप अच्छी तरह भली भांति जानते हो, जिन्हें हम ठोस, द्रव और गैस कहते हैं, ठीक है ना। ठोस का द्रव में, द्रव का गैस में, गैस का द्रव में, द्रव का ठोस में रूपांतरण संभव होता है, ठीक है। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि अपने पास आंतरिक ऊर्जा क्या है?
तो आंतरिक ऊर्जा के आधार पर कह सकते हैं अपन किसी वस्तु में उसके ताप या अंतर आणविक बलों के कारण, परिभाषा पर लिखी, किसी वस्तु में ताप या अंतर आणविक, आप समझ चुके होंगे अंतर आणविक का मतलब अंतर आणविक आंतरिक कणों के मध्य, अणुओं के मध्य, ठीक है ना। अंतर आणविक का मतलब वो आंतरिक कणों के मध्य बलों के कारण अंतर आणविक बलों के कारण संचित की गई ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा कहलाती है, आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपके पास नंबर 2। मैं प्रत्येक कण का आपको उदाहरण देते चले जा रहा हूं स्टूडेंट्स। उदाहरण आप अपनी कॉपी में स्वेच्छा से अपनी नॉलेज के आधार पर लिखते चले जाएं, क्योंकि हर एक चीज अपन बोर्ड पे लिखें वो संभव नहीं हो पाता, क्योंकि इतना डिस्कशन अपन बोर्ड पे अपनी शॉर्ट क्लास में अपन नहीं कर पाते। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है उष्मीय या तापीय ऊर्जा के रूप में। उष्मीय नाम से स्पष्ट निकल रहा है आपको, उष्मीय या तापीय ऊर्जा। जैसा कि अभी हमने कहा कि प्रत्येक पदार्थ ताप के कारण या ताप की उपस्थिति में अपनी अवस्था को परिवर्तित करता है, तो इसी आधार पर हम ये कहते हैं कि ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप होता है, यह तापीय ऊर्जा कहलाती है। ऊष्मा, ताप, ऊर्जा। देखो, यदि मैं आपसे डिफाइन करने के लिए कहूं कि ऊष्मा और ऊर्जा को आप अलग अलग परिभाषित करो, नहीं कर सकते। ऊष्मा क्या है, ऊर्जा क्या है, आप सोचो, कल्पना करो आप कि ऊष्मा को आप कैसे परिभाषित करोगे। ऊष्मा को आप कैसे परिभाषित करेंगे, सोचिए जल्दी से। मैं आपको 5, 10, 15 सेकंड का टाइम देता हूं, जल्दी से सोचिए। ऊष्मा आप कल्पना करें, आप ऊष्मा क्या होगी। फिर ऊर्जा को भी सोचो आप देखेंगे दोनों लगभग एक जैसा ही है, या आप दोनों की परिभाषा ही नहीं बना पा रहे हो। ठीक है ना, सोचो आप, क्योंकि 15 सेकंड आपके पास है, जल्दी से सोचिए आप। हाँ, सोचा कुछ नहीं सोच पाए, क्योंकि देखो आप सोच भी रहे हो तो दोनों सिमिलर है आपके पास। ऊष्मा में आपने सोचा कि ऊष्मा का अर्थ होता है सर किसी वस्तु को गर्म करना। ठीक है ना, किसी वस्तु को आपने गर्म किया मतलब उसको ऊष्मा दी, तो ऊर्जा क्या होगी, गर्म करने पर भी तो ऊर्जा मिलती है। ठीक है ना, तो दोनों वर्ड आपके पास क्या हुई, सिमिलरिटी हुई आपके पास। ठीक है, इसलिए हम ये कहते हैं कि ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। हम यहां लिखते हैं इस बात को, ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है, ऊर्जा का ही एक रूप है। ठीक है ना, बात समझा गई आपको। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है, जिसे हम तापीय ऊर्जा भी कहते हैं, जिसे तापीय ऊर्जा भी कहा जाता है, तापीय ऊर्जा भी कहा जाता है। ठीक है ना, इसे हम क्या कहते हैं, तापीय ऊर्जा। देखो, एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल आपके पास बनता है, आया हुआ सवाल भी है कंपटीशन एग्जाम कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में। भाप इंजन में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। भाप इंजन, जो ये रेलगाड़ी वगैरह चलती है या जिससे विद्युत धारा का उत्पादन भी किया जाता है, उसमें होती है उष्मीय ऊर्जा। मैं इस चीज को लिखता हूं, भाप में उष्मीय ऊर्जा होती है, उष्मीय ऊर्जा होती है। देखो, एक जनरल अपन डेली यूज में भी इस एग्जांपल का यूज करते हैं। जैसे आपने पानी या दूध की भगोनी को गर्म किया तो आप देखते हो उसकी भाप बनती है। आप उस भाप के ऊपर अपना हाथ रखिए, आपका हाथ गर्म हो जाएगा। हाथ का गर्म होना वो किसके द्वारा, भाप की ऊष्मा, भाप की ऊष्मा आपकी सतह पर टकराई और उसने ऊर्जा को स्थानांतरित किया और वस्तु गर्म हो जाती है। ठीक है ना, इस तरह से ये अपने पास बना भाप
ऊर्जा, जिसे हमने ऊष्मीय ऊर्जा और तापीय ऊर्जा का नाम दिया। हमारे पास नेक्स्ट है रासायनिक ऊर्जा के रूप में अपन कहते हैं कि रासायनिक यौगिकों की ऊर्जा जो अन्य तत्वों का निर्माण करती है, ठीक है ना, हम उसे रासायनिक ऊर्जा के नाम से देते हैं। रासायनिक ऊर्जा में हम कह सकते हैं कि जो परमाणु होते हैं वो रासायनिक बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। जब आप इनको ऊर्जा देते हो तो ये बंध टूटते हैं और नए कणों का निर्माण होता है, ठीक है। तो अपने पास नंबर 4 पॉइंट के रूप में अपन कहते हैं रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा, अब इसकी परिभाषा को बिल्कुल शॉर्ट में क्या बोलेंगे, आप केमिस्ट्री आपके सब्जेक्ट है, आप जल्दी से सोचिए, 5 सेकंड का टाइम आपके पास है। रासायनिक ऊर्जा की क्या परिभाषा बनेगी? बताइए जल्दी से, सोचा आपने क्या परिभाषा बनी? परमाणु के तत्वों में उपस्थित ऊर्जा, या आप कह दीजिए कि तत्व जो परस्पर एक दूसरे को बांधे रखते हैं, ठीक है, जिससे नए तत्व या यौगिक का निर्माण होता है, उनमें संचित ऊर्जा को हम कहते हैं रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। तो इसकी परिभाषा पर लिखते हैं रासायनिक यौगिक की ऊर्जा तथा उस यौगिक की रचना करने वाले तत्व की ऊर्जा में अंतर रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। लिखिए आप इसकी परिभाषा, किसी रासायनिक यौगिक, किसी रासायनिक यौगिक, यौगिक का मतलब जानते हो ना, जहां 2 से अधिक परमाणु आपस में सम्मिलित होते हैं ना, रासायनिक यौगिक की ऊर्जा, ठीक है, रासायनिक यौगिक की ऊर्जा तथा उस रासायनिक यौगिक उस रासायनिक यौगिक की रचना करने वाले, की रचना या निर्माण, रचना करने वाले तत्व की ऊर्जा में अंतर, तत्व की ऊर्जा में अंतर रासायनिक ऊर्जा कहलाती है, रासायनिक ऊर्जा कहलाती है, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से आपके पास रासायनिक ऊर्जा कंप्लीट होती है। अपने पास नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट अपने पास क्या है? विद्युत ऊर्जा। विद्युत मतलब कि विद्युत स्रोत के द्वारा प्रवाहित होने वाली धारा, जैसे सेल होता है, सेल परिपथ में धारा प्रवाह करता है, धारा के रूप में उसका वो जो प्रवाह करता है वो होता है आवेश। तो हम ये कह सकते हैं कि विद्युत परिपथ में विद्युत स्रोत द्वारा किया गया कार्य उसकी ऊर्जा कहलाती है। तो हम ये कहेंगे परिभाषा, विद्युत परिपथ में विद्युत स्रोत द्वारा आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य उसकी विद्युत ऊर्जा कहलाती है, उसकी विद्युत ऊर्जा कहलाती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, सेल है, बैटरी जिसको अपन कहते भी है, परिपथ में आप देखते हो इलेक्ट्रिसिटी जो अपने को प्राप्त होती है उसमें आवेशों का ही प्रभाव होता है, और उस आवेश को कौन भेजेगा? जो कि सेल होता है, सेल उस पर बल लगाता है, बल लगा के आपको उस तार में उन आवेशों को प्रवाहित करता है और आपको विद्युत धारा प्राप्त होती है। विद्युत धारा आवेशों के समूह के रूप में आपको प्राप्त होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट अपने पास बनती है नाभिकीय ऊर्जा। नंबर 6 के रूप में अपन लिख सकते हैं नाभिकीय ऊर्जा।
परिभाषा है नाभिकीय। देखिए दो तरह की व्यवस्था होती है, परमाणुवीय और नाभिकीय। परमाणुवीय ऊर्जा भी होती है और नाभिकीय ऊर्जा भी होती है। नाभिकीय ऊर्जा के रूप में अपन कहते हैं कि नाभिकीय कणों के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को, नाभिकीय कणों के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना। ऐसे ही परमाणु ऊर्जा भी आप लिख सकते हो नंबर 7 के रूप में। परमाणुवीय ऊर्जा, परमाणुवीय ऊर्जा, परमाणुवीय ऊर्जा क्या बनेगी आपके पास? परमाणुवीय ऊर्जा में होगा परमाणुवीय कणों से, परमाणुवीय कणों के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा, विखंडन से प्राप्त ऊर्जा। मतलब ये बात है स्टूडेंट्स, ये दोनों एक सिमिलरिटी के रूप में आती है। नाभिकीय, एक नाभिकीय कण विखंडित होता है, ठीक है ना, और एक नया नाभिक बनाता है। जैसे आपने किसी परमाणु का एक नाभिक लिया, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए जैसे हाइड्रोजन ही है आपके पास, उसको आपने तोड़ा और वो विखंडित हुआ और अपने समस्थानिक हाइड्रोजन, जिसमें अपने 3 समस्थानिक बनते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, इन 3 समस्थानिकों में वो विखंडित हो जाता है। ऐसे ही परमाणु जो अपने पास है, वो एक परमाणु अपन लेते हैं और वो 2 भागों में विखंडित हो जाए या 3 भागों में विखंडित हो जाए, तो उस समय जो ऊर्जा व्यतीत होती है, खर्च होती है, वो अपने पास ऊर्जा या ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है, जिसे हम परमाणुवीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा के रूप में पढ़ते हैं। इनको आप जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करिए, फिर मैं इसको बोर्ड को इरेज करता हूं और फिर हम आगे के और भी ऊर्जा के प्रकार लिखेंगे। जल्दी से लिखिए इसका। चलिए अब लेते हैं अपन स्टूडेंट्स 8वां प्रकार ऊर्जा का। 8वां प्रकार अपने पास है जैसे सौर ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा। ठीक है ना। अब बिल्कुल संक्षेप में अपन इस डेफिनेशन को लिख रहे हैं। हमने कहा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा, से प्राप्त ऊर्जा। देखो यहां पर आपके पास सौर ऊर्जा आजकल काफी प्रचलन में है, जो सोलर प्लेटें वगैरह लगी होती है, जहां पर सूर्य से प्राप्त प्रकाश को उस प्लेट पर आपतित किया जाता है। प्लेट उस प्रकाश को अवशोषित करती है और कन्वर्ट करती है किसमें? विद्युत ऊर्जा के रूप में। वो उसकी आंतरिक प्रक्रिया होती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रूप में इसको पढ़ा जाता है, जिसमें हमें सौर ऊर्जा, सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा होती है, उसका हम यहाँ विद्युत ऊर्जा के रूप में उपयोग कर पाते हैं। नेक्स्ट अपने पास स्टूडेंट्स ध्वनि ऊर्जा अपने पास है नंबर 9, ध्वनि ऊर्जा। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ध्वनि यंत्रों से प्राप्त ऊर्जा। ठीक है ना। ध्वनि यंत्र से प्राप्त ऊर्जा। जो ये ध्वनि कण होते हैं, ध्वनि ऊर्जा होती है ना, ये क्या करते हैं? ध्वनि कणों को उत्सर्जित करती है। ध्वनि कण एक्चुअल में है क्या कि आपके पास जब कोई, जैसे आपने कोई टेप वगैरह या बाजे वगैरह बजते हैं, तो उस दौरान जो माध्यम के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में कंपन करते हैं, और कंपन करने के फलस्वरूप वो ऊर्जा विकिरित करते हैं, क्योंकि कंपन तरंग गति का उदाहरण होता है, और तरंग जब गतिमान होती है तो लगातार वो ऊर्जा को उत्सर्जित करती चली जाती है। इस प्रकार से ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि यंत्र से प्राप्त ऊर्जा। यूं मत कहिए कि ध्वनि यंत्र बाजे बजाए या टेप रिकॉर्डर बनाया, ठीक है ना, या गाने बजाए, लाउड स्पीकर बजाया, ऊर्जा प्राप्त हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। इसका अर्थ ये होता है केवल जब आप ध्वनि यंत्र बजाते हो तो वाइब्रेशन, कंपन के कारण उसके निकटवर्ती कण कंपित होते हैं। ठीक है ना। कंपित होने का मतलब हो गया कि उनमें तरंग गति उत्पन्न होती है, और तरंगों के संचरण के कारण ऊर्जा का विनिमय होता है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर 10 लेते हैं अपन। नंबर 10 के रूप में स्टूडेंट्स अपन कह सकते हैं प्रकाश ऊर्जा। ठीक है ना। प्रकाश ऊर्जा जो कि एक सौर ऊर्जा का ही एक प्रकार अपने पास बन जाता है, प्रकाश ऊर्जा, जिसमें हम ये कहते हैं
कि प्रकाश ऊर्जा जो है विकिरण ऊर्जा के दृश्य भाग, विकिरण ऊर्जा के दृश्य भाग को प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। समझना मेरी बात को, विकिरण ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, सुनिए। देखिए इसमें होता क्या है कि हम जब प्रकाशीय कण, प्रकाश को हम प्राप्त करते हैं तो ये प्रकाशीय कण क्या करता है, लगातार ऊर्जा विकिरित करता है, और ऊर्जा जो विकिरित करता है ये विकिरण के रूप में उत्सर्जित करता है। ये उत्सर्जित विकिरण कुछ विशेष भाग अपने पास प्राप्त होते हैं जिन्हें हम कहते हैं, जैसे लाइमन श्रेणी, बामर, पाषाण, ब्रैकेट और फुंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इन कणों का आप अध्ययन करते हो, जिसके द्वारा कुछ विशेष भाग बने होते हैं, जिसमें एक दृश्य भाग होता है। दृश्य भाग वो भाग होता है जिसमें वस्तु हमें दिखाई देती है। हमारे चारों ओर एक दृश्य भाग बना हुआ है, क्योंकि हम हर एक वस्तु को देख सकते हैं, वो वस्तु रंगीन है इसका पता हम लगा सकते हैं। ये किसके द्वारा, ये होता है दृश्य प्रकाश के तरंगधैर्य के आधार पर। दृश्य प्रकाश की जो तरंगधैर्य लगभग होती है आपके पास 370 नैनोमीटर से आपके पास बनती है लगभग 780 नैनोमीटर। देखो कई किताबों में इसको 760 लिखा हुआ है, तो कोई विशेष बात नहीं है, रेंज लगभग आपके 300 से 700 नैनोमीटर के मध्य होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से ये ऊर्जा के विभिन्न प्रकार हमने पढ़े। और भी ऊर्जा के प्रकार आप बना सकते हो, जैसे आप बना सकते हैं परमाणु ऊर्जा हमने लिखी भी है, ध्वनि ऊर्जा आपने लिखी है, और भी जो कण आपके पास जो भी ऊर्जा कण बने उनको आप यहाँ ऊर्जा में शामिल कर सकते हैं। लेकिन हमने कुछ सेलेक्टेड, जैसे कंपन ऊर्जा है, दोलन ऊर्जा आपके पास बनती है, ठीक है ना, इनको भी अपन ऊर्जा के रूप में ही पढ़ते हैं। और भी कण आप बना सकते हैं, पृष्ठीय ऊर्जा आपके पास रही, ठीक है। तो जितने हो बहुत हैं, लेकिन सेलेक्टेड जो हमारे पास ज्यादातर पूछे जाते हैं, ज्यादातर उपयोग में लिए जाते हैं, वो ऊर्जा के प्रकार आपके पास इस प्रकार से बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। हमारे पास ये ऊर्जा के आज हमने विभिन्न प्रकार पढ़े। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो एक बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रही है, जिसमें हम गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और कार्य ऊर्जा प्रमेय को शामिल करेंगे, जिस पर आधारित काफी सवाल बनते भी हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।